तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाइयाँ? ऑडिट जो है थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। चीज़ें समझ के साथ साथ याद भी होनी चाहिए। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारी समझने वाली बातें हैं उसे आप हमेशा याद रखें। जो हमने स्टार्टिंग की 10, 15, 20 क्लासेस में डिस्कशन किया है वो सभी डिस्कशन आपके काम आने वाली है। हैंड रिटन नोट्स में हमने सारी चीज़ें लिखी है। ये वाला चैप्टर जो है, ये वाला चैप्टर मैं आपको स्टडी मटेरियल से करवा रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट का कहना था स्टडी मटेरियल लाइन बाय लाइन नहीं हो रहा, तो इसमें ज़रूरत है लाइन बाय लाइन करने की, इसलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन स्टडी मटेरियल से करवा रहा हूँ। हालांकि जो मैंने नोट्स दिए हैं वो भी स्टडी मटेरियल से ही बनाए हुए नोट्स हैं, और इसलिए दिए हैं ताकि आपको एग्जाम में पढ़ने के लिए ईजी रहे। तो मेरे खुद बनाए हुए नोट्स नहीं हैं, स्टडी मटेरियल से कॉपी पेस्ट करके ही बनाए हैं ईजी प्रेजेंटेशन मैनर में, जो आपको हेल्प करेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास जो है उसमें हम क्या डिस्कशन करेंगे। आपका कहाँ तक हो गया था ये सिलेबस? यहाँ तक हो गया था। अपॉइंटमेंट भी हमने कर लिया था, केस स्टडी किया था, रोटेशन हमने किया था। पहले हम थोड़े से डाउट्स लेंगे, थोड़ी सी केस स्टडी लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है। और उसके बाद जो है हम ये करेंगे ऑडिट कमेटी कब बनानी ज़रूरी है, क्या रोल होता है ऑडिटर को अपॉइंट करने में, किस मैनर में ऑडिटर अपॉइंट होता है, ऑडिटर की रेमुनरेशन कौन फिक्स करता है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर कैसे कर सकते हैं अगर हमें उसकी टर्म से पहले उसे रिमूव करना है। एक तो होता है ऑडिटर जो है 5 साल के लिए हमने अपॉइंट कर लिया, पर हर साल एजीएम में हम उसे नेक्स्ट ईयर के लिए बोलते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमारा ये ऑडिटर अपॉइंट हुआ है। तो पहले हम 5 साल के लिए अपॉइंट करते हैं, बट हर साल उसे रेटिफाई करते हैं। तो अगर हम एक पर्टिकुलर एजीएम में हटाना चाहते हैं ऑडिटर को कि भाई जितनी ऑडिट कर ली ठीक है, आगे की मत करो, नए सालों की ऑडिट मत करो, उसमें कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। और ऐसे केसेस जहां पर ऑडिटर ने पूरा साल भी कंप्लीट नहीं किया, जिस साल की ऑडिट कर रहा था उसके बीच में ही हटाना चाहते हैं, तो उस केस में क्या सिनेरियोज हैं। उस केस में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फिर जो है इसके बाद हम सीलिंग और नंबर ऑफ ऑडिट पे चर्चा करेंगे, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने आपको 20 नंबर ऑफ ऑडिट बताई है। हालांकि जो टैक्स ऑडिट होती है, इनकम टैक्स ऑडिट, वो भी एक चार्टेड अकाउंटेंट ही कर सकता है, और 60 ऑडिट कर सकता है, 60 ऑडिट्स। मुझे याद आ रहा है शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था, शायद पहली क्लास में ही करवाया था, कि हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जीएसटी ऑडिट कौन कर सकता है, कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट, याद है, इनकम टैक्स ऑडिट। तो अचानक उस टाइम दिमाग में आया कि ऐसे कैटेगराइज कर देना चाहिए, तो मैंने वैसे कैटेगराइज कर दिया। आपकी बुक में वैसे नहीं दे रखा है, तो ये भी डिस्कशन हम करेंगे। बैक की जो एक्सरसाइज है वो तो हम 90% कर ही चुके हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं पावर एंड ड्यूटीज़ वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑडिट कमेटी के बारे में। पर उससे पहले मैं आपके कुछ डाउट्स लेना चाहता हूँ, कुछ सिनेरियो आपको देना चाहता हूँ, और आप उसके जवाब मुझे देंगे। रोटेशन ऑफ ऑडिटर हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ, ये देखिए। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि एक फर्म है मैसर्स एबीसी, जिन्हें ऑडिट करना है XYZ लिमिटेड का। ये मेरी सिचुएशन है। मैसर्स एबीसी जो हैं उन्होंने 1990 से लेकर ईयर 2006 तक XYZ लिमिटेड का ऑडिट किया है। हालांकि 2006 के बाद इन्होंने XYZ लिमिटेड का ऑडिट नहीं किया। पहले जो है रोटेशन का क्लॉज नहीं था, इसीलिए इन्होंने 16 साल ऑडिट करी। फिर किसी रीज़न की वजह से XYZ ने दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया। हालांकि 2017 में वापस से XYZ लिमिटेड जो है मैसर्स एबीसी को अपॉइंट करना चाहती है। क्या ये अपॉइंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको बताना है। अगर आप रोटेशन के प्रोविजंस देखेंगे तो उसमें यह है कि कंपनीज एक्ट आने से पहले यानी 2013 से पहले भी अगर फर्म ने 10 साल ऑडिट कर लिया तो उसे हम काउंट करेंगे और प्रोविजंस एप्लीकेबल रहेंगे। ये चीज़ मैंने आपको बताई है। पर दूसरी तरफ आपको ये भी देखना है कि अगर आप पहले का पीरियड काउंट कर रहे हैं, वहाँ पर आप पहले का कूलिंग पीरियड भी काउंट करेंगे। मतलब कि 2006 तक ऑडिट किया, पर उसके बाद 5 साल का जो है कूलिंग पीरियड हो चुका है ना, 5 ईयर्स ऑलरेडी पास हो चुके हैं। तो 2013 कंपनीज एक्ट जो है उसके प्रोविजंस लग भी जाएंगे, तो उसके बाद भी आप देखेंगे कि 5 साल का कूलिंग पीरियड ऑलरेडी हो चुका है। इसीलिए मैसर्स एबीसी को हम अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें हमने देखा था डिस्क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर जो हमने पढ़ा था, उसमें देखा था कि ऑडिटर जो है शुड नॉट बी इंडेप्टेड टू द कंपनी 5 लाख से ज़्यादा का। अब मान के चलिए कि अगर एक ऑडिटर है और उसकी ऑडिट फीस जो है 50 लाख रुपए है,
और जैसे ही वो ऑडिट अपना स्टार्ट करता है वो ऑलमोस्ट 7 लाख रुपीज़ रिसीव कर लेता है। ये जो 7 लाख रुपीज़ रिसीव हो गई हैं, क्या इसे हम इंडेप्टनेस मानेंगे? क्योंकि अभी तक ऑडिट पूरा नहीं हुआ है और 7 लाख रुपए जो है कंपनी ने ऑडिटर को दे दिए। क्या इसे हम इंडेप्टनेस मानेंगे? द आंसर इज मानेंगे तो सही, क्योंकि अभी ऑडिट पूरा नहीं हुआ है और ऑडिटर जो है उसको 7 लाख रुपए कंपनी से मिल गए हैं। टोटल ऑडिट फीस 50 लाख थी। हालांकि इसकी एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है कि अगर ऑडिटर अपनी फीस को रिसीव करेगा ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस, यानी जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे फीस को लेते रहेगा, तो उसे हम इंडेप्टनेस नहीं मानेंगे। आपने ऑडिटर अपॉइंट किया है तो फीस तो लेगा ही। अब उस फीस को इंडेप्टनेस मानने लग गए तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो ऑडिट नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर ऑडिटर एडवांस नहीं लेता बट ऑडिट स्टार्ट कर देता है और फिर अपनी फीस को कलेक्ट करते रहता है साइड बाय साइड प्रोग्रेसिव बेसिस पर, तो उसे इंडेप्टनेस नहीं माना जाएगा। ये 2 केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और अब हम नया प्रोविज़न कर रहे हैं ऑडिट कमिटी का, प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट कमिटी। क्या ऑडिट कमिटी सभी को बनानी होती है या फिर कुछ एंटिटीज़ को बनानी होती है? द आंसर इज लिस्टेड पब्लिक कंपनीज को तो बनानी ही होती है। जितनी भी हमारी लिस्टेड पब्लिक कंपनीज है उन्हें ऑडिट कमिटी का गठन करना पड़ेगा, जिस ऑडिट कमिटी के कुछ काम होंगे, जैसे कि ऑडिटर को अपॉइंट करना है, ओवरसी करना है कंपनी के जो अकाउंट्स वगैरह हैं। ये TCWG में भी आते हैं जो ऑडिट कमिटी होती है, इसे भी हम TCWG बोल सकते हैं। पर हर कंपनी में ऑडिट कमिटी नहीं होती। लिस्टेड कंपनीज में तो ज़रूर ऑडिट कमिटी होगी, और लिस्टेड कंपनी के अलावा जो पब्लिक कंपनीज है वहाँ पर भी जो है ऑडिट कमिटी बन सकती है अगर उनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत जगहों पर होता है ग्रेटर देन, यहाँ पर इक्वल टू ग्रेटर देन है, यानी 10 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल हो गई तो भी रिक्वायरमेंट लग जाएगी। अगर पेड अप शेयर कैपिटल तो 10 करोड़ या उससे ज़्यादा नहीं है, पर टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है पब्लिक कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का जिक्र यहाँ पर नहीं है। पूरी ऑडिट कमेटी के डिस्कशन में पब्लिक कंपनी पर ही रिक्वायरमेंट लगी है और लिस्टेड कंपनियों पे लगी है। एवरी लिस्टेड कंपनी इज ऑल्सो अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी अपने आप को लिस्ट नहीं करा सकती है, पब्लिक कंपनी लिस्ट करा सकती है। तो पब्लिक कंपनी का अगर टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, या फिर पब्लिक कंपनी का एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स, बोरोइंग्स या डिबेंचर सबका टोटल मिला लीजिए 50 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ पर इक्वल टू नहीं लिखा, देखिए चालाकी। नीचे भी देख लेते हैं एक बार करेक्शन के लिए कि क्या लिखा है यहाँ पर, 50 करोड़ रुपीज़ और मोर। हालांकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन डालना भूल गए। बात समझ रहे हैं आप? इक्वल टू ग्रेटर देन ही 50 करोड़ है, बट यहाँ पर साइन डालना भूल गए। तो यही सही होगा, 50 करोड़ या उससे ज़्यादा, या फिर जो आपकी टर्नओवर है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, या फिर जो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है पब्लिक कंपनी की। इनमें से एक भी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली तो उस केस में जो है ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। हाँ, इस बात का आपको ध्यान भी रखना होगा कि ये जो आपका चैप्टर है कंपनी ऑडिट, इसमें बहुत सारी लिमिट्स दे रखी है, बहुत सारी कंडीशंस दे रखी है। अभी तो और भी बहुत सारी लिमिट और कंडीशन आनी बाकी है, जैसे कारों की रिक्वायरमेंट, किस कंपनी पे कारों की रिक्वायरमेंट लगती है, यानी कि ऑडिटर को एडिशनल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी जो कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर में गिवन है। उन सभी बातों पर ऑडिट रिपोर्ट के बाद एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे ऑडिटर को। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जहां पर बहुत सारी कंडीशंस लगी है जो अभी तक हमने पढ़ी है। तो आप इसका एक चार्ट बना सकते हैं, हालांकि मैंने नोट्स में इंक्लूड कर दिया है, पर फिर भी आप इनका चार्ट बना सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये लिमिट है, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये लिमिट है। ऐसी आप एक पेज पर बनाकर उसे बार बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका 1 या 2 क्वेश्चन तो यही आ जाए कि एप्लीकेबल है या नहीं है, MCQ में आ जाए, या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, केस स्टडी बेस्ड आ जाए। तो ये चक्कर है, याद करने का काम बहुत ज़्यादा हो गया है। हालांकि इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, आप लोग गूगल करके ये चीज़ देख सकते हैं ना कि क्या लिमिट है। अगर लिमिट चेंज हो गई तो इसमें आपकी कुछ समझ में थोड़ी ना बदलाव आएगा, समझ वही रहेगी, सिर्फ अमाउंट चेंज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मगअप करनी पड़ती है, इसलिए मुझे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद नहीं है। पर क्योंकि करना है, एग्ज़ाम के लिए करना है, तो कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग रखिएगा और लिमिट वगैरह को जितना हो सके उतनी बार पढ़ने की कोशिश करिएगा एटलीस्ट एग्ज़ाम से पहले, ताकि एग्ज़ाम में आप लोग लिमिट लिखकर आ सकें अगर इस पर कोई क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन दे रखी है जो पेड अप शेयर कैपिटल है, टर्नओवर है, आउटस्टैंडिंग लोन है, बोरोइंग है, डिवेंचर डिपॉजिट है,
as existing on the date of last audited financial statement shall be taken into account for the purposes of this rule। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो पिछली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, जो भी लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के पास होगी, आप उसके बेसिस पर चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर ऑडिट कमेटी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, और अगर बननी चाहिए तो क्यों नहीं बनी। आप कंपनी से एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं इफ़ यू आर गोइंग ऑन ऑडिट। हालांकि ऑडिट कमेटी बनती है वहाँ पर, बट आपको भी ये चेक करना है एज एन ऑडिटर कि अगर ऑडिट कमेटी बनती है, प्रोविजन लगते हैं, तो इन्होंने क्यों नहीं बनाई है, इन्हें बनानी चाहिए। एक बार हम एक कंपनी की ऑडिट पर गए थे, उनका टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का ही था। हम लोगों ने उन्हें रिकमेंड किया कि देखिए ये प्रोविजंस आप पर लगते हैं और इसीलिए आपको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी, नहीं तो हम अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोजर में डाल देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऑडिट कमेटी बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, प्रूफ्स वगैरह उन्होंने दिए, एविडेंस दिए, और इसीलिए हमने रिपोर्ट में फिर ये नहीं लिखा कि ऑडिट कमेटी जो बननी चाहिए थी उस पर कंप्लाई नहीं किया गया है, सेक्शन नंबर 177 को कंप्लाई नहीं किया गया है, ऐसा हमने नहीं लिखा। तो ये सेक्शन नंबर, ये प्रोविजन आपको याद होना चाहिए। अब इसमें रट्टाफिकेशन है तो है, समझने वाली चीज़ क्या थी, यही थी कि पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है, टर्नओवर क्या होता है, लोन्स वगैरह क्या होते हैं, उससे एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा है तो फिर ऑडिट कमेटी बनेगी। इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फॉर एग्जाम्पल, XYZ Limited, a public company having a paid up share capital of 9 crore but having turnover of 150 crore, will be required to constitute an audit committee under section 177 because the requirement for constitution of audit committee arises if the company falls into any of the prescribed category, and one of such category is that turnover is equal to or greater than 100 crore, जिसको इसने सेटिस्फाई कर लिया और इसीलिए यहाँ पर ऑडिट कमेटी बनेगी, 100% बनेगी। आगे चलते हैं और देखते हैं मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। जो कार के रूल्स हैं, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया भी था, ये देखिए, ये ऑडिट एंड अकाउंट्स के जो रूल्स हैं हमने कहाँ पढ़ा था लास्ट क्लास में, मुझे याद आ रहा है, पहले पढ़ा था हमने, एक सेकेंड प्रीवियस पे चलते हैं। ये देखिए, इससे भी शायद हमने पहले एक बार पढ़ा था। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014, यहाँ पर हमने डिस्कशन किया था। तो उस रूल नंबर 10 में भी सारी बातें लिखी हुई है, उसी का हम एक रूल पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए रूल नंबर जो 3 है उसका, उस रूल्स का हम रूल नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें बताया हुआ है कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि ऑडिटर को अपॉइंट जो है वो कंपनी करती है, उसका क्या प्रोसीजर है वो यहाँ बताया है। जहाँ पर ऑडिट कमेटी बननी चाहिए वहाँ पर ऑडिट कमेटी, जहाँ पर ऑडिट कमेटी रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शॉर्ट में बोर्ड लिख देते हैं, आप पेपर में पूरा लिख कर आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऐसे नहीं लिखेंगे BOD, पूरा लिखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या एटलीस्ट बोर्ड तो लिख कर आएंगे। शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल और द फर्म प्रपोज टू बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट as auditor and whether such qualification and experience are commensurate with the size and requirement of the company। यानी कि जो हमारा साइज है, क्या उस पर्टिकुलर साइज की कंपनी का ऑडिट करने की क्षमता उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फर्म में है या नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। किसे? ऑडिट कमेटी को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ऑडिट कमेटी जहाँ पर एग्जिस्ट करती है वहाँ पर ये काम करेगी, और जहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती वहाँ पर बोर्ड ये वाला काम करेंगे। It may be noted that while considering the appointment, the audit committee or the board, as the case may be, shall have regard to any order or pending proceeding relating to professional matters of conduct against the proposed auditor before the Institute of Chartered Accountants of India or any competent authority or any court, कि जो पर्टिकुलर ऑडिटर को मैं अपॉइंट करना चाहती हूँ, एक बार चेक कर लो कि क्या इनके अगेंस्ट कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग तो नहीं चल रही है ICI में या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या कोर्ट में। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर जगह पर इनके ऊपर केस चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रहा है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा, बैकग्राउंड चेक जैसे होता है, कि हम इन्हें अपॉइंट करें या ना करें। द ऑडिट कमेटी और बोर्ड, एज द केस मे बी, मे कॉल फॉर सच अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रपोज ऑडिटर एज इट मे डीम फिट, कि हम आपको अपॉइंट करेंगे बट आप क्या हमें अपनी स्टाफ की स्ट्रेंथ बता सकते हैं, पार्टनर्स की डिटेल दे सकते हैं क्या, और हमें चीज़ें बता सकते हैं कि आपने और किस किस इंडस्ट्री में काम किया है। भले ही आप क्लाइंट के नाम ना बताएं, बट अगर आप बताना चाहते हैं कोई लिस्टेड कंपनी है आपके पास तो उसका आप नाम डिस्क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि लिस्टेड कंपनी का तो डेफिनेटली सारी चीज़ें पब्लिक होती है।
और जो पब्लिक होती है तो वो पब्लिक डोमेन में आ ही जाता है कि किस पर्टिकुलर ऑडिटर से इसने काम करवाया है। तो जितनी चीज़ें आप हमें डिस्क्लोज कर सकते हैं जिससे हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि हम अपना ऑडिट आपको दें, वो सारी चीज़ें हम मंगवा सकते हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब रूल 1। अब ये सब रूल 1 क्या है, ये ऊपर लिखा हुआ है सब रूल 1 जो यहाँ पर हमने पढ़ा था। वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट द ऑडिट कमिटी, द कमिटी शैल रिकमेंड द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और अ फर्म as auditor to the board of directors for consideration, and in other cases the board shall consider and recommend an individual or firm as auditor to the members in the annual general meeting for appointment। जहां ऑडिट कमेटी है वहां पर ऑडिट कमेटी का काम है कि ऑडिटर को हम ढूंढे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंड करें, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है मेंबर्स तक ले जा सकते हैं जो नाम ऑडिट कमेटी ने रिकमेंड किया है। और बाकी सारे सिनेरियो में जो है वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही ढूंढेंगे किस ऑडिटर को अपॉइंट करना है, और मेंबर्स के सामने जो है रिकमेंडेशन रखेंगे, मेंबर्स उन्हें अप्रूव करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग में, और फिर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। इफ द बोर्ड एग्रीज विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी, इट शैल फर्दर रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और फर्म एज ऑडिटर टू द मेंबर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। जैसा मैंने बताया वैसे इसका प्रोसीजर कुछ ऐसा होता है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिखा तो नहीं हुआ है। ऐसा होता है कि मान लीजिए यहाँ पर ऑडिट कमेटी है, तो ऑडिट कमेटी का काम हमने दे दिया कि आप रिकमेंड करेंगे, सिर्फ आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएंगे कि इन ऑडिटर को अपॉइंट कर लीजिए। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहें तो रिकमेंडेशन पर कुछ अपने सजेशन ऑडिट कमेटी को दोबारा भेज सकते हैं, जिस पर ऑडिट कमेटी विचार करेगी और फिर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपना रिप्लाई भेजेगी। एंड आफ्टर दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स के सामने बोलेंगे कि क्या हम इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फर्म को अपॉइंट कर लें। जो भी होगा मेंबर डिसाइड कर लेंगे, मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हो जाएगा और उस ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो जाएगी, जो कि एजीएम होल्ड करेगा। मान के चल रहा हूँ सब्सीक्वेंट ऑडिटर है, एजीएम होल्ड करेगा। नॉर्मल कंपनी के केस में वो ऑफिस होल्ड करेगा फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट एजीएम टू द कंक्लूजन ऑफ 5वीं एजीएम जो आएगी। यानी फर्स्ट एजीएम को अगर अपॉइंट कर रहे हैं तो 6th एजीएम तक, 6th एजीएम को अपॉइंट कर रहे हैं तो फिर अगले 5 साल तक ऐसे वो अपना ऑफिस को होल्ड करेगा। हालांकि हर साल एजीएम में एक रेजोल्यूशन तो पास होगा ही होगा, पर एक बार जो है 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, इफ द बोर्ड डिसएग्रीज विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी, इट शैल रेफर बैक द रिकमेंडेशन टू द कमिटी फॉर रिकंसिडरेशन साइटिंग रीजंस फॉर सच डिसएग्रीमेंट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, हालांकि यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। इफ द ऑडिट कमिटी आफ्टर कंसिडरिंग द रीजंस गिवन बाय द बोर्ड decides not to reconsider its original recommendation, the board shall record the reason for its disagreement with the committee and send its own recommendation for consideration of the members in the annual general meeting. And if the board agrees with the recommendation of the audit committee, it shall place the matter for consideration by members in the annual general meeting। यानी कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है, ऑडिट कमेटी का काम तो है कि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंड करें। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्री करते हैं रिकमेंडेशन से तो फिर वो उसके हिसाब से मेंबर्स को बताएंगे कि इन्हें ऑडिटर हम अपॉइंट करना चाहते हैं। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्री नहीं करते हैं, उस केस में हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो रीज़न को रिकॉर्ड करेंगे कि क्या कारण है जिससे कि ऑडिट कमेटी हमारी रिकमेंडेशन से सहमत नहीं है, और फिर वो अपनी रिकमेंडेशन जो है मेंबर्स को बताएंगे कि भाई हम ये रिकमेंड कर रहे हैं एंड ऑडिट कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसमें कुछ डिसएग्रीमेंट है। हालांकि हमारी रिकमेंडेशन ये है, इसमें से आप ऑडिटर चूज कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कंपनी को चला रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी चीज़ की। ऑडिट कमेटी तो बस एक रिकमेंडेटरी कमेटी है जो रिकमेंडेशंस दे सकती है, जो चीज़ें देख सकती है, ओवरसाइट कर सकती है, बट अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज हैपनिंग इन द कंपनी एंड देयरफॉर वो अपनी रिकमेंडेशन ही मेंबर्स को बताएंगे। द ऑडिटर अपॉइंटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग शैल होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एनुअल जनरल मीटिंग। तो अगर फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट किया है तो 2, 3, 4 और 5 और 6, तो 6th एजीएम के कंक्लूजन तक ऑडिटर ऑफिस होल्ड करके रहेगा। यदि मान लेते हैं कि 11th एजीएम में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया गया है, कोई नया ऑडिटर आया है, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, नया ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया गया है, तो ये 16th एजीएम तक ऑफिस होल्ड करेगा, 16th एजीएम के कंक्लूजन तक, जहां पर हो सकता है इसका टेन्योर जो है, अगर फर्म है तो 5 साल का टेन्योर बढ़ा दिया जाए, और अगर फर्म नहीं है, इंडिविजुअल है, तो उस केस में किसी और को अपॉइंट किया जाए। ये सारी बातें जो हैं ऑडिट कमेटी में आपको पता होनी चाहिए कि ऑडिट कमेटी कब बनानी ज़रूरी है, जिस पर क्वेश्चन आता है, और ऑडिट कमेटी जो है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में क्या रोल प्ले करती है, या ऑडिटर का अपॉइंटमेंट रूल 3 के हिसाब से क्या होगा। रूल का नंबर है, याद करना चाहो कर लीजिए, नहीं करना चाहो कोई बड़ी बात नहीं है। सेक्शन नंबर ज़रूर याद रखना, सेक्शन नंबर 177 जो ऑडिट कमेटी का सेक्शन है,
अब हम जो है ऑडिटर रेमुनरेशन पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 142 ऑफ द एक्ट में लिखा है कि जो रेमुनरेशन होगी ऑडिटर की, जो भी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होगा, शैल बी फिक्स्ड इन द जनरल मीटिंग और इन सच मैनर एज में बी डिटरमाइंड इन द जनरल मीटिंग। इस पॉइंट को आप याद रख लीजिए कि फर्स्ट ऑडिटर की रेमुनरेशन बोर्ड फिक्स करता है और सभी सब्सीक्वेंट ऑडिटर की जो रेमुनरेशन है वो जनरल मीटिंग में फिक्स होती है, या जनरल मीटिंग में अगर बता दिया कि बोर्ड इस मैनर में फिक्स करेंगे तो उस मैनर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स कर लेंगे, बट जनरल मीटिंग में डिसाइड जरूर होगा। फर्स्ट ऑडिटर के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, द रेमुनरेशन इन एडिशन टू द फी पेएबल टू द ऑडिटर include the expenses, if any, incurred by the auditor in connection with the audit of the company and any facility extended to him, but does not include any remuneration paid to him for any other service rendered by him at the request of the company. Therefore, it has been clarified that remuneration to auditor shall also include any facility provided to him. एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि मान लीजिए अगर एनुअल जनरल मीटिंग में वो तय करने वाले हैं ऑडिटर की रेमुनरेशन और उन्होंने कहा कि ऑडिटर को 50,000 रुपये देने। जब ये 50,000 रुपये आप ऑडिटर को बताओगे कि हम आपको 50,000 देंगे, तो ऑडिटर बोलेगा मेरी फीस तो 5 लाख रुपीज़ है, आप 50,000 बोल रहे हो। तो इसीलिए ये ऐसे नहीं होता। कैसे होता है काम, मैं आपको बताता हूँ। काम ऐसे होता है कि पहले ऑडिटर जो है उससे प्रपोजल मंगवा लिया जाता है और प्रपोजल में जो है वो फ़ी ऑलरेडी लिखी होती है। तो जो फ़ी लिखी होती है वही जो है एजीएम में बताई जाती है, एजीएम वाले अप्रूव करते हैं और अप्रूव करने के बाद सारी चीज़ें एग्री हो जाती हैं। एग्रीमेंट हो जाता है तो जो इंगेजमेंट लेटर होता है वो लेटर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई साइन करके ऑडिटर को भेज देता है और उसके बाद जो है ऑडिट का काम स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि अगर आप प्रैक्टिकली ऑडिट करने जाएंगे तो पहले एक प्री प्लानिंग मीटिंग होती है, यानी अभी तो आपने ऑडिट लिया भी नहीं है, आप सिर्फ अपनी फर्म के बारे में बताने के लिए गए हैं, प्रेजेंटेशन देने के लिए गए हैं। अगर वहाँ से इंटरेस्ट आता है तो आप प्रपोजल भेजते हैं, प्रपोजल का वहाँ से एक्सेप्टेंस आता है, तो उसके बाद फिर बाकी की सारी चीज़ें प्रोसीजर वगैरह किया जाता है, एग्रीमेंट वगैरह किया जाता है। तो ये प्रोसीजर होता है। अब इसमें दूसरी बात यह है कि अगर ऑडिटर को जो भी कंपनी दे रही है, जो भी कंपनी ऑडिटर को पे कर रही है, चाहे फ़ी के फॉर्म में चाहे फैसिलिटी, ये सब चीज़ें जो है इसे हम ऑडिटर की रेमुनरेशन में काउंट करते हैं। ये बताने की क्या ज़रूरत है? ये बताने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि नोट्स टू अकाउंट्स में जब आप पीएनएल में अदर एक्सपेंसेस का नोट्स बनाते हैं, अब प्रैक्टिकली जब देखेंगे किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अमाउंट पेड टू ऑडिटर जो है वो सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं। उसमें ऑडिट की कितनी फीस थी, उसमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कितने दिए, अगर कोई और रीइंबर्समेंट वगैरह दी है, किराया वगैरह होता है, आपकी टीम जो है जाती है ऑडिट की, आर्टिकल असिस्टेंट होते हैं, खूब दबा के चार्ज करते हैं। वो सारा जो दबा के चार्ज करते हैं कैब की फैसिलिटी का, वो सब कौन देता है? कंपनी देती है। ऑडिटर अपनी जेब से थोड़ी ना देता है। जो कैब वगैरह फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बड़ी कंपनीज़ में, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कंपनी पर चार्ज किया जाता है और इसीलिए कंपनी यहाँ पे डिस्क्लोज करती है। अगर ऑडिटर जो है आउट स्टेशन गया ऑडिट के लिए, वहाँ पर जो है वहाँ पर कंपनी ने होटल का खर्चा किया है, क्योंकि जो ऑडिटर है वो 2-3 दिन वहाँ पर स्टे करेगा और इसलिए कंपनी ने खर्चा किया। जैसे कि हम भी गए थे, बहरौर गए थे, तो बहरौर में हम स्टॉक ऑडिट और थोड़ी बहुत और ऑडिट करने गए थे एक पर्टिकुलर सीमेंट कंक्रीट प्लांट का। तो वहाँ पर हम होटल में एक दिन हमें रुकना पड़ा अपने दोस्त के साथ, वो पेमेंट उन्होंने ही कर दी। तो वो सारी भी जो खर्चे हैं वो ऑडिटर को इनडायरेक्टली पे किया गया है और वो यहाँ पर शो होगा। अब अगर ऑडिटर ने कुछ और सर्विस प्रोवाइड कर दी है, कोई सर्टिफिकेशन सर्विस होगी, स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो टैक्स ऑडिट भी कर सकता है, जो इनकम टैक्स ऑडिट होता है, तो उन सब की जो फीस है वो अलग से डिस्क्लोज की जाएगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑडिटर रेमुनरेशन में अदर सर्विसेज की फ़ीस नहीं आती। वो अदर सर्विसेज को एक्स्ट्रा हम दिखाते हैं यहाँ पर कि ऑडिटर को पे तो किया है, बट ऑडिटर रेमुनरेशन का पार्ट इतना है और बाकी जो है वो अदर सर्विसेज का पार्ट है, टैक्स ऑडिट का पार्ट है, या हमने कोई और सर्विसेज वगैरह ली हैं, कोई सर्टिफिकेशन सर्विस ली है, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर लिखी जाती है। आगे जो है हम रिमूवल ऑफ ऑडिटर पढ़ने वाले हैं। रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। देखिए दो चीज़ होती है ना, एक तो ऑडिटर की टर्म एक्सपायर होने वाली है, यानी कि ऑडिटर ने ऑडिट कर दिया और हम उसे नेक्स्ट ईयर का ऑडिट नहीं देने वाले। दूसरा होता है कि ऑडिटर का ऑडिट चल रहा है और बीच में कंपनी रिमूव करना चाहती है, यानी कि एक तो होता है कि ऑडिटर रिज़ाइन कर सकता है, दूसरा होता है कंपनी रिमूव कर सकती है। अगर कंपनी ऐसे ही धमका कर रिमूव करने लग जाए कि भाई हमारे हिसाब से काम नहीं करोगे तो हम रिमूव कर देंगे, तो काम नहीं चलेगा,
इसीलिए स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस यहाँ पर रखे गए हैं जो कि आपको ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 140 सबसेक्शन 1, the auditor appointed under section 139 may be removed from his office before the expiry of his term only by a special resolution of the company। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में पावर नहीं है, उन्हें मेंबर्स को बुलाना पड़ेगा। 75% या उससे ज़्यादा मेंबर्स एग्री करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दैट बिहाफ एज पर रूल 7 ऑफ कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। इतना आसान नहीं है। स्पेशल रेजोल्यूशन भी कब पास कर पाओगे? जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल लेने जाना इतना आसान नहीं है। हालांकि बहुत सारे केसेस में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पावर है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को दे रखी है कि भाई कंपनी के रिगार्डिंग जो हमें करना है वो आप लोग कर लीजिए। तो फिर भी अगर ऐसा भी सिचुएशन आ जाती है तो भी इतना आसान नहीं है कि आप पहले अप्रूवल लें उसके बाद ऑडिटर को रिमूव करें। बट हाँ, जहाँ पर डिफिकल्टी है, जेन्युइन केसेस हैं, तो वहाँ पर ये प्रोविजन रखा गया है कि ऑडिटर को आप भी हटा सकते हो। द एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर शैल बी मेड इन फॉर्म 82। तो फॉर्म का नंबर है, याद रखना चाहो रखो, नहीं रखना चाहो मत रखो, आपकी मर्जी है। हालांकि फॉर्म का नंबर याद होगा तो अच्छी बात है, बाकी आपकी मेमोरी पर डिपेंड करता है। बहुत सारा रट्टाफिकेशन है, समझने वाली चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, बट ये सब याद भी तो करना पड़ेगा। फॉर्म नंबर 82 में आप पहले एप्लीकेशन देंगे, दैट शैल बी अकम्पनीड विद द फीस एज प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस अंडर द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स 2014। यानी कंपनीज एक्ट 2013 बनाया और बहुत सारे 2014 में रूल्स बना दिए। इनकम टैक्स एक्ट आया था 1961 में और इनकम टैक्स के रूल्स आए थे 1962 में। हालांकि एक ही रूल्स हैं, पर कंपनीज के केस में ऐसा नहीं है। कंपनीज एक्ट आया 2013 में नया वाला और उसके रूल्स आए 2014 में, बट बहुत अलग अलग टाइप के रूल्स आए। रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड फीस का रूल अलग है, इसे बोलते तो ऐसे ही हैं कंपनीज रूल्स 2014, पर इसके अलग अलग सब कैटेगरीज ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 days ऑफ द रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड। क्या जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हो गया? द आंसर इज नो। क्या बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास कर दिया? जी हाँ, बोर्ड की मीटिंग होती है। हाँ। क्या बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर सकता है? हाँ। तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल हम 30 days में उनको अप्लाई करेंगे, और उसके बाद जब अप्रूवल आ जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, फिर जो हमारी कंपनी है वो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी विद इन 60 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। ऑडिटर ज़्यादा तंग कर रहा है, हटा सकते हो जी। ऑडिटर के पास कॉम्पिटेंस नहीं है, आपको बाद में पता लगा, हटा सकते हो जी। जेन्युइन रीज़न है, हटा सकते हो जी। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल ले लो, रेजोल्यूशन पास करवा दो, उसके 30 दिन में फॉर्म 82 गवर्नमेंट को भेजो। गवर्नमेंट की अप्रूवल आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट की, 60 दिन के अंदर अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ, और तब जाकर जो है आप ऑडिटर को बोल सकते हो कि हमने आपको रिमूव किया है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बिफोर टेकिंग एनी एक्शन फॉर रिमूवल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, ऑडिटर कंसर्न शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये भी है कि ऑडिटर को एक बार हम चिट्ठी लिखेंगे कि हम आपको रिमूव करना चाहते हैं, कृपया बताइए कि ये कारण की वजह से जो हम रिमूव कर रहे हैं हम आपको क्यों ना रिमूव करें। और अगर ऑडिटर से एक्सप्लेनेशन ले ली, वो सही जस्टिफिकेशन नहीं दे पाता, कंपनी ने मूड बना लिया कि हटाना ही है, तो हटा तो सकते हैं, बट इतना आसान नहीं रहेगा। ये मुश्किल प्रोविजन डाल दी हैं, ये सब फॉलो करके हटाया जा सकता है। डायरेक्शन बाय ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ ऑडिटर एक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर ऑडिटर जो है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने वाला है, एज पर सेक्शन 140 सब सेक्शन 5, द ट्रिब्यूनल आइदर सुओमोटो मतलब अपनी मर्जी से, और ऑन एप्लीकेशन मेड बाय इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी पर्सन कंसर्न, if it is satisfied that the auditor of a company has whether directly or indirectly acted in a fraudulent manner or abetted or colluded in any fraud, मिल गया, हेल्प कर दी फ्रॉड करने के लिए, in relation to the company or its director or officer, it may by order direct the company to change its auditor। तो ये भी एक पावर दे दी गई है कि ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है, कंपनी भी कर सकती है, और हमारा जो ट्राइब्यूनल है उसे भी पावर दे दी है कि अगर उसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है कि ऑडिटर ने कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन में एंटर किया है, कॉन्फिडेंशियल मैटर की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी है, कंपनी से फ्रॉड हो जाए, उसमें थोड़ा सा हेल्प कर दी है किसी की, ये सारी चीज़ें सामने आ जाती है, तो भी ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है। हालांकि कोई ना कोई बंदा एप्लीकेशन तो देगा,
और अगर एप्लीकेशन नहीं देता तो ट्राइब्यूनल को कैसे पता लगेगा? फिर भी लिख दिया है कि अगर फिर भी ट्राइब्यूनल को पता लग गया तो सुओ मोटो भी ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है। हाउएवर, इफ द एप्लीकेशन इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड that any change of the auditor is required, it shall within 15 days of the receipt of such application make an order that he shall not function as an auditor and the central government may appoint another auditor in his place। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर ऑर्डर दे दिया है तो उसके 15 दिन में ही ऑडिटर को रिमूव कर दिया जाएगा और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट कर पाएगी। It may be noted that auditor, whether individual or firm, against whom final order has been passed by the tribunal under this section shall not be eligible to be appointed as an auditor of any company for a period of 5 years from the date of passing of the resolution, and the auditor shall also be liable for action under section 447। अगर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में ऑडिटर पकड़ा गया तो चेंज तो कर ही देंगे, साथ में उसके अगेंस्ट एक्शन भी लेंगे, साथ में किसी भी कंपनी का 5 साल तक ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो ये सारे प्रोविजन आपको याद रखने पड़ेंगे। इट इज़ hereby clarified that in case of firm the liability shall be of the firm and that of every partner or partners who acted in a fraudulent manner or abetted or colluded in any fraud by or in relation to the company or its director or officer। यानी कि कंपनी जो फ्रॉड कर रही है उसमें साथ देना, उसमें हेल्प करना, कंपनी का फ्रॉड करवाने में मदद करना या उसके डायरेक्टर ऑफिसर की मदद करना, तो जो फर्म है वो भी लायबल होगी और उसके जो पार्टनर है जिन्होंने एक्ट किया है फ्रॉडुलेंट मैनर में वो सारे पार्टनर्स भी लायबल होंगे। जिन्होंने एक्ट किया है, जिन्होंने नहीं एक्ट किया वो पार्टनर बच जाएंगे, वो दूसरी फर्म ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर ऑडिट कर सकते हैं, पर फर्म तो फिर भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी 5 सालों के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। जी हाँ, ये बहुत ही लॉजिकल बात है कि आपने एक ऑडिटर अपॉइंट किया बट उसने ऑडिट जो कर लिया 1 साल का, आप नेक्स्ट ईयर किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं। सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 4 बोलता है एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। सर ये स्पेशल नोटिस क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग का जो नोटिस होता है वो एक नॉर्मल नोटिस होता है। हालांकि अगर आप रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना चाहते हो तो उस केस में आपको स्पेशल नोटिस भेजना पड़ेगा। ये नॉर्मल नोटिस और स्पेशल नोटिस में क्या डिफरेंस होता है उसकी चर्चा जो है वो आपके कंपनी लॉ में करी गई है। तो स्पेशल नोटिस जो है वो भेजना पड़ेगा ताकि हम एनुअल जनरल मीटिंग में ऐसा रेजोल्यूशन ला पाएँ जिसमें हम किसी भी इंसान को अपॉइंट करें अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, और प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली कि रिटायरिंग ऑडिटर को हम रीअपॉइंट नहीं करेंगे except where the retiring auditor has completed a consecutive tenure of 5 years or as the case may be 10 years provided under section 139 subsection 2। अगर उस ऑडिटर का टाइम पीरियड ही कंप्लीट हो गया है तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है स्पेशल नोटिस देने की। बट अगर टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है और आप जो रिटायरिंग ऑडिटर को दोबारा अपॉइंट नहीं करना चाहते हो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में, क्योंकि मैंने बताया कि हालांकि आप 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हो बट हर एजीएम में रेजोल्यूशन तो पास होता है कि हम इस पर्टिकुलर ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। ये काम हर साल होता है। पर अगर आप उस सेम ऑडिटर को नहीं रखना चाहते जिसको आपने 5 साल के लिए अपॉइंट किया, बट हर साल जो आप रेटिफाई करते हैं, हर साल जो आप पास करते हैं रेजोल्यूशन, उसमें आप अगर रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना चाहते तो एक स्पेशल नोटिस देना जरूरी होगा। दूसरा, ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ सच रेजोल्यूशन द कंपनी शैल फोर्थविथ सेंड अ कॉपी देयरऑफ टू द रिटायरिंग ऑडिटर। तो ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि जो स्पेशल नोटिस आया है वो रिटायरिंग ऑडिटर तक पहुंचा दिया जाए। Where the notice is given of such resolution and the retiring auditor makes with respect thereto representation in writing to the company not exceeding a reasonable length and request its notification to members of the company shall, unless the representation is received by it too late for it to do so, in any notice of resolution given to members of the company state the fact of the representation having been made and send a copy of the representation to every member of the company to whom the notice of meeting is sent, whether before or after the receipt of such representation by the company, and if a copy of the representation is not sent as aforesaid because it was too late or because of the company's default, the auditor may without prejudice to his right to be heard orally require that the representation shall be read out at the meeting। क्या मतलब हो गया इसका? यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ऑडिटर जो है उसको पहले नोटिस मिलेगा कि हम आपको अगले साल अपॉइंट नहीं करने वाले हैं। जो ऑडिटर है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन भेज सकता है जो कि मेंबर्स को बताई जाए। तो जिन जिन मेंबर्स को नोटिस मिला है उन मेंबर्स को बताएंगे कि रिप्रेजेंटेशन भेजी गई है, हमारे जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसने रिप्रेजेंटेशन भेजी है, और जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी कॉपी भी हर मेंबर को भेजेंगे। अब हर मेंबर को कॉपी भी जाएगी। हालांकि अगर नहीं भेज पाते, टाइम लेट हो गया, कुछ भी हो गया है, तो ऑडिटर चाहे तो मीटिंग में पढ़ सकता है
और रिक्वायर कर सकता है कि जो मेरी रिप्रेजेंटेशन है आप मेंबर्स को नहीं भेज पाए, नहीं बता पाए, तो एटलीस्ट जो मीटिंग है उसमें आप बता दीजिए। बात समझ रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा, आपको समझाते हैं प्रैक्टिकली क्या होता है। ये कंपनी है हमारी एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड कंपनी है। तो पहले क्या होता है, जो मेंबर है वो स्पेशल नोटिस भेज सकता है कि हमें ऑडिटर चेंज करना है, तो स्पेशल नोटिस जाएगा। अब एक मेंबर ने भी रिक्वेस्ट कर दी कि हमें ऑडिटर चेंज करना है, तो उसे कंपनी कंसीडर करेगी और क्या करेगी, ये नोटिस जो मिला है कि आपको चेंज करना चाहते हैं हम, ये ऑडिटर को भी भेजेगी। तो ऑडिटर जो है अपनी रिप्रेजेंटेशन कंपनी को भेजेगा, और जो कंपनी है वो सभी मेंबर्स को स्पेशल नोटिस तो भेजेगी। तो स्पेशल नोटिस भेजेंगे जिसमें लिखेंगे कि हम ऑडिटर को चेंज करने वाले हैं, और साथ में ये भी लिखेंगे कि ऑडिटर ने जो रिप्रेजेंटेशन भेजी है वो क्या है, तो वो भी साथ में भेजेंगे। बट अगर ऐसा हो गया, कंपनी ने ऑडिटर को बता दिया कि हम आपको अपॉइंट नहीं करने वाले, पर ऑडिटर के रिस्पॉन्स से पहले कंपनी सभी मेंबर्स को स्पेशल नोटिस भेज चुकी है, और बाद में ऑडिटर का रिस्पॉन्स आता है, रिप्रेजेंटेशन आती है, तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी सभी मेंबर्स को दोबारा से भेज कर बताएगी, ईमेल के थ्रू कैसे भी। और अगर नहीं भेज पाती है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो ऑडिटर बोल सकता है कि जब जनरल मीटिंग हो रही है तब जो मेरी रिप्रेजेंटेशन है वो पढ़ी जाए, ताकि जो ऑडिटर को चेंज करने का रेजोल्यूशन सब लोग पास करने वाले हैं वो पहले मेरी रिप्रेजेंटेशन को सुन लें, और उसके बाद वो डिसाइड करें चेंज करना चाहते हैं ऑडिटर को, नहीं करना चाहते। स्टूडेंट्स में नोट दैट इफ अ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंट एज अफोरसेड, अ कॉपी देयरऑफ शैल बी सेंट विद आरओसी। कि हम आरओसी को वो कॉपी जरूर भेजेंगे, क्योंकि अगर आरओसी के पास कॉपी आ गई, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास कॉपी आ गई, तो वहां से कोई भी मेंबर या कोई भी दूसरा इंसान वो रिप्रेजेंटेशन को निकलवा सकता है। तो ऐसा ना हो कि कंपनी अपनी मर्जी से ऑडिटर को हटा रही, मेंबर्स को बताना पड़ेगा ना, मेंबर्स का डिसीजन होना चाहिए ना, तो उसमें ऑडिटर की रिप्रेजेंटेशन भी जाती है। curtailing right of the auditor regarding circulation of copy of representation in case of appointment of auditor other than retiring auditor। मतलब रिटायरिंग ऑडिटर के अलावा अगर आप किसी और का अपॉइंटमेंट करने वाले हो, और उस केस में जो है रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर देता है, जो ऑडिटर देता है रिप्रेजेंटेशन वो बहुत ही डेरोगेटरी है, कंपनी की बुराइयां कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, भड़काने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसी स्टेटमेंट दी गई है और बोलेगा मेरा तो राइट है कि मेरी रिप्रेजेंटेशन पढ़ी जाए मीटिंग में, तो उस केस में जो है कंपनी चाहे तो उसे ना पढ़े, ना सेंड करे, चल जाएगा। ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, और ट्राइब्यूनल जो है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही एब्यूसिव है, और इसीलिए रीड आउट ना करी जाए। तो ये बात लिखी हुई है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि हर सिनेरियो में जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो पढ़ी जाएगी, तो आप कहेंगे जी नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर एब्यूसिव वर्ड यूज़ कर रहा है तो ट्राइब्यूनल अगर सेटिस्फाई हो गया तो उसका राइट नहीं भी एक्सरसाइज किया जाएगा। अगर आपसे ये बोल दिया कि क्या क्या जो हमारा रिटायरिंग ऑडिटर है उसका टेन्योर कंप्लीट हो गया है, क्या वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि उस केस की तो हम बात ही नहीं कर रहे जहाँ पर टेन्योर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उसे हम दोबारा अपॉइंट कर ही नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं आएगी। जहाँ पर टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ और एजीएम में हम उसे नेक्स्ट ईयर के लिए अपॉइंट नहीं करना चाहते, तो वो होता है कि हम टाइम पीरियड से पहले रिटायरिंग ऑडिटर को हटाना चाहते हैं, बीच में नहीं। हालांकि 1 साल पूरा हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम की उसने ऑडिट कर ली है, पर नेक्स्ट ईयर से हम हटाना चाहते हैं, तो उसका ये प्रोसीजर दे रखा है। नोटिस जाएगा कंपनी को, कंपनी नोटिस भेजेगी ऑडिटर को और भेजेगी मेंबर्स को। अगर ऑडिटर ने बता दिया कि मेरी रिप्रेजेंटेशन में भेज रहा हूँ, तो मेंबर्स को बताएगी ऑडिटर ने रिप्रेजेंटेशन भेजी है, और रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखा है वही बताना ज़रूरी होगा। और नहीं कर पाती है तो एटलीस्ट रिप्रेजेंटेशन को रीड आउट करेगी, बट रीड आउट करना नहीं भी ज़रूरी है अगर वो डेरोगेटरी है, एब्यूसिव है, और ऐसा तभी होगा जब ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड होगा। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट है उसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 20 कंपनी होती है। हालांकि 20 कंपनी में स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी नहीं आती, और ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है वो नहीं आती है। उसका आप कितनी भी नंबर ऑफ ऑडिट कर सकते हैं। इसकी जो केस स्टडी है वो भी यहाँ पर हमने डिस्कस करी थी। अगर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट से ज़्यादा ऑडिट करने की कोशिश करता है सीए, तो उस केस में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। ये हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एक्ट बोलता है। और अगर जो हमारी फर्म है उस केस में बहुत सारे पार्टनर होंगे, तो हर पार्टनर को 20-20 ऑडिट करने की छूट है। और अगर आपको पूरी फर्म की लिमिट देखनी है तो 5 नंबर ऑफ पार्टनर है, हर पार्टनर 20 कर सकता है, तो टोटल जो है 100 ऑडिट करी जा सकती है। 20 ऑडिट पर पर्सन, 5 पार्टनर हैं। इट में ऑल्सो बी नोटेड दैट वेयर अ पार्टनर ऑफ अ फर्म इज ऑल्सो अ पार्टनर इन एनी अदर फर्म, भैया 2 फर्म में पार्टनर हो जाए, 3 में हो जाए, 20 ही ऑडिट कर सकता है। ये नहीं कि एक सीए जो है 2 फर्म में पार्टनर बना हुआ है, ए में, बी में, एबीसी में और बीसीडी में 2 फर्म में पार्टनर बना हुआ है, तो 20 यहाँ पर कर लेगा, 20 वहाँ पर कर लेगा। जी नहीं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस टोटल 20 ऑडिट ही कर सकता है। और स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात कर रहा हूँ जिसमें
डोरमेंट कंपनी की ऑडिट नहीं आती है, स्मॉल कंपनी की ऑडिट नहीं आती है, प्राइवेट कंपनी 100 करोड़ से कम का है, पेड अप शेयर कैपिटल वो नहीं आती है। ये बात आपको समझ में आ गई। It is further provided that where any partner of a firm or firms of chartered accountants in practice accepts one or more audit assignment in his individual capacity or in the name of his proprietary firm, मतलब खुद का भी इंडिविजुअल प्रैक्टिस है, फर्म में भी पार्टनर है, तो टोटल नंबर ही माने जाएंगे जितने वो खुद और फर्म की ऑडिट कर सकता है। तो 20 से ज़्यादा ऑडिट नहीं कर सकता, आप चाहे कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो। इन कंप्यूटिंग द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट, जब हम नंबर ऑफ सच असाइनमेंट को काउंट करेंगे तो जहां पर जो पार्टनर ऑफ फर्म है उसने किसी और फर्म के पार्टनर के साथ ज्वाइंटली एक्सेप्ट किया है तो दोनों का एक एक ऑडिट काउंट होएगा। द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ फर्म ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट असाइनमेंट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर डेट पे फर्म में कितने पार्टनर हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक फर्म है मेसर्स ABC, उसमें 3 पार्टनर हैं A, B एंड C, तो टोटल 60 ऑडिट कर सकते हैं। अब ये लोग जो हैं 60 ऑडिट ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर एक और ये ऑडिट एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक और पार्टनर को बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं D को, तो बोलेंगे यार देखो हम तो 80 ऑडिट कर सकते हैं ना। जी नहीं, जिस दिन आपने ऑडिट का असाइनमेंट एक्सेप्ट करा उस दिन कितने पार्टनर थे और उन सभी पार्टनर की टोटल लिमिट कितनी थी, 60। तो 60 से ज़्यादा ऑडिट फर्म नहीं कर सकती और हर एक पार्टनर जो है 20 से ज़्यादा ऑडिट नहीं कर सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। अगर यहाँ पर फर्म में कोई पार्टनर बना हुआ है जो कहीं और पर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में भी है तो उसकी लिमिट को हम काउंट नहीं करेंगे। जो फुल टाइम प्रैक्टिस में है वही 20 ऑडिट कर सकता है। A chartered accountant in practice as well as firm of chartered accountant in practice shall maintain a record of audit assignment accepted by him or by the firm of chartered accountants or by any partner of the firm in his individual name or as a partner of any other firm as far as possible in the prescribed manner। सारी डिटेल बनानी जरूरी है। The specified number of tax audit assignment that an auditor as an individual or partner of firm can accept is 16 numbers। इसे बढ़ा दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ये भी कम होती थी, हालांकि अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है और जो हमारा इंडिविजुअल है वो 60 ऑडिट कर सकता है। टैक्स ऑडिट, इनकम टैक्स ऑडिट की बात कर रहा हूँ, और स्टैट्यूटरी ऑडिट 20 कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हैज़ नोटिफाइड दैट अ चार्टर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर ये इससे ज़्यादा ऑडिट लेता है, और ये सारी ऑडिट जो है एक फाइनेंशियल ईयर की है, यानी एक साल आपने 20 ऑडिट कर ली, अगले साल फिर 20 कर सकते हो। एक साल टैक्स ऑडिट 60 कर ली, अगले साल भी 60 कर सकते हो। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। सर बताइए मुझे यहाँ पर 60 और वहाँ पर 20 क्यों है? क्योंकि जो इनकम टैक्स ऑडिट है जो कंपनीज नहीं है उन्हें भी करवाना होता है, इसीलिए यहाँ पर 60 ऑडिट का नंबर दिया हुआ है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है बाकी की बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा आपका सिलेबस नहीं बाकी है, देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर जो है ये आधे से ज़्यादा हो चुका है। 60 पेजेस हैं, उन 60 पेजेस में अगर मैं एंड में देखना चाहूँ 30 पेज तक हम कर चुके हैं रफली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो है 54 पेज 30 हो गए, तो 24 पेज आपके और बचे हुए हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे आने वाली 2-3 क्लासेस में। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेंदी है, 10 नंबर तक का आ सकता है। अच्छे से याद कर लो, अच्छे से पढ़ लो। कारों की रिपोर्टिंग आ सकती है, कॉस्ट ऑडिट पर आ सकता है, जॉइंट ऑडिट के बारे में कुछ आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिस्क्वालिफिकेशन पर आ सकता है, रोटेशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन इसी से आ सकता है, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, इसी चैप्टर से आएगा। ढंग से एक एक चीज़ जो नोट्स आपको दिए हैं वो रिवाइज करने हैं, बुक के पीछे की एक्सरसाइज दोबारा पढ़नी है। पूरी बुक मत पढ़ो, मैं कहता हूँ कंपनी ऑडिट को पढ़ लो, पूरी बुक मत पढ़ो, पर जो नोट्स मैंने दिए हैं वो अच्छे से बार बार पढ़ो। और बुक के कम से कम स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन वगैरह पढ़ लो, बुक के पीछे की एक्सरसाइज पढ़ लो। पूरी बुक नहीं पढ़ सकते कोई दिक्कत नहीं है, इसके मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा, बट वो आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। रिवीजन आप खुद भी कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल में आप हाईलाइट कर सकते हैं। और मेहनत करिए। देखिए अल्टीमेटली इसमें रट्टाफिकेशन बहुत है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ चीज़ें, ऑडिट पढ़ा रहा हूँ। प्रैक्टिकली जो था वो मैंने आपको इनिशियल जो क्लासेस हुई थी ना 10, 15, 20 क्लासेस, उसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली क्या क्या ऑडिट में होता है वो सब बता दिया। अब जो है वो रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें हैं, समझने वाली ज़्यादा चीज़ें नहीं है। कंपनी ऑडिट में जो रिक्वायरमेंट लिखी है वो है, वो याद ही करनी पड़ेगी आपको। वो याद जो है इंडिविजुअल स्टूडेंट की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन ज़्यादा चीज़ें याद रख सकता है। तो उसके लिए बार बार पढ़िए, चार्ट्स बनाइए, और जितने इसके बारे में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें ट्राई करने की कोशिश करिए, ताकि आप बार बार वो क्लिक कर पाएँ वो लिमिट क्या थी। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।